अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की एक अहम डेवलपमेंट और वो इमरान रियाज केस के बारे में है। और मैं ये इमरान रियाज जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान और मलिक रियाज केस की बात कर रहा हूँ। आपके नॉलेज में होगा जो उन पे 190 मिलियन पाउंड वाला एक केस है जो कि पाकिस्तानी मली है, तो उसकी कोई 66 अरब बनती है, जो एक डर्टी मनी इन्वेस्टिगेशन का मामला था यूके में, और वो पैसे रियासत पाकिस्तान को आने थे और हुकूमत पाकिस्तान ने वो उधर भेजने की बजाय बल्कि वो जो मलिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने थे 460 अरब, उधर उनका रुख जो है उधर कर दिया गया। और फिर ये है कि उसके साथ अल-कादर ट्रस्ट भी अटैच था कि अल-कादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है उसकी खरीदारी में या उसके बनाने में जो यूनिवर्सिटी बन रही थी उसमें मलिक साहब जो हैं वो उनको इमरान खान को बेनिफिट दे रहे थे। इसके अलावा भी कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो चीज़ है जो कि डॉक्यूमेंट हो रही थी। तो उसके हवाले से जो केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहा था उस पर बात करेंगे। एक ये बात है, और इसके अलावा में हम आपको बताएंगे कि नैब इस टाइम मलिक रियाज के बाकी केसेस पर क्या कर रही है, यानी कि उसमें काफी तेजी नजर आ रही है, तो हम उस हवाले से बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यही कि आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वगैरह अपना ऑन कर लें, लाइक किया करें प्रोग्राम को। जो ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसमें मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज ये दोनों इश्तिहारी थे, ये पेश नहीं हो रहे थे। मलिक रियाज जो है वो मुल्क से बाहर हैं, ज्यादातर दुबई में होते हैं, बीमार हैं, और वो पेश नहीं हो रहे थे और इनको इश्तिहारी करार दिया हुआ था। आज जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 1 में हियरिंग हुई, जो जज बशीर जिन्होंने पहले नवाज शरीफ के खिलाफ भी केस सुनाया था, आजकल वो इमरान खान का केस भी वही जज साहब सुन रहे हैं, तो उन्होंने आज इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करनी थी। मतलब यह है कि उनकी जो एक जायदाद है उसको मेरे ख्याल करना था, कंफिस्केट करना था, कि जो मलिक रियाज और उनके बेटे के नाम पर जायदादें हैं उनको उनकी कंफिस्केशन होनी थी। लेकिन उन्होंने आज अपने वकील के जरिए अदालत में एक रिक्वेस्ट की है। वकील कौन है? फारूक एच नाइक, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के भी दस्ते रास्त हैं और पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं। तो उनके जरिए उन्होंने दरखास्त किया कि हम पेश होने को तैयार हैं, आप प्लीज इंतहाई कदम न लें, आप हमें इजाजत दें, हम पेश हो जाएंगे। ये वही तरीका है कि जो जिस तरह इसहाक डार जो है वो पहले इश्तिहारी हुए थे और बाद में उन्होंने इजाजत मांगी, और जो अदालत है उसने कहा कि भाई कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ, यानी कि उन्होंने इजाजत दे दी। और पाकिस्तान के हालात बदलते पता नहीं चलता ना, जब चीजें आप पर सख्त होती हैं तो बहुत सख्त होती जाती हैं, और लगता है कि पूरी कायनात जो है वो आपके खिलाफ इस टाइम हरकत में है, और जब चीजें आपकी कहीं कबूलियत हो जाती है तो फिर सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो खैर, तो उसमें जो मलिक रियाज हैं उन्होंने कहा कि मैं पेश होने को तैयार हूं। अब उन्होंने कुछ टाइम मांगा है, वो पेश होकर क्या करते हैं। काफी देर से हम ये सुन रहे थे जी कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ। ये जो इंफॉर्मेशन है कि उनकी डेवलपमेंट जो आज उन्होंने अदालत में जो बयान जमा कराया है, इसके हवाले से मैंने डान के हमारे एक बड़े मायनाज रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मलिक असद, तो उनसे मैंने ये इंफॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट की। उन्होंने को अपना वीलॉग किया था, फिर मैंने उनसे फोन भी किया, जरा उन चीजों को वेरीफाई भी किया। अब ये है कि इस पे जो आगे बात है वो ये है कि क्या मलिक रियाज को वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। तो मुझे ना कोई जरा इसमें कोई बात मुझे हजम नहीं होती। ये मसला नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे, यानी कि सिर्फ यही मसला नहीं है। मसला ये है कि इस केस में जो बड़ा मुलजम है वो तो मलिक रियाज खुद बन रहे हैं कि उनका पैसा है, ठीक है, और उस लिहाज से क्या उनकी जान छूट जाएगी कि अगर वो सिर्फ इमरान खान पर बात डाल देंगे तो उनकी जान छूट जाएगी। मुझे ये मुश्किल लगता है। गो के पहले भी हम ये बातें सुनते आए हैं जी कि मलिक साहब जो हैं वो जो है यानी कि वादा माफ गवाह बन जाएंगे, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है जी कि शायद पहले वैसे जब इस केस में मलिक रियाज को नैब वाले भी बुलाते थे तो मलिक साहब पेश नहीं होते थे। उस टाइम नैब के चेयरमैन थे आफ्ताब सुल्तान साहब, वो बड़े तरनट किस्म के जो चेयरमैन, बड़े ऑनेस्ट किस्म के अपराइट आदमी थे। तो उस टाइम उनको भी बड़ी सिफारिशें आई जी कि मलिक साहब नजर आप जान दो, ये है वो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं उनको पेश होना पड़ेगा। वैसे मलिक साहब का जो है ना, यानी कि किस तरह लोगों को शीशे में उतारते हैं, ये कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। मलिक साहब जो है बड़ी एक दिलचस्प
शख्सियत के मालिक हैं। तो यानी कि उनके पास जब कोई बंदा जाकर बैठता है तो बहुत से जो लोग हैं ना उनके ईमान डगमगा जाते हैं। मलिक साहब के पास बहुत कुछ है देने को, यानी कि उन्होंने जितनी जायदाद जितनी दौलत इकट्ठी की हुई है, तो उन्होंने खुद भी वैसे एक इंटरव्यू में सुहेल वडाई साहब को बताया था जी कि मैं जो है ना फाइलों को पहिए लगाता हूँ। पहिए का मतलब ये होता है कि मैं कोई पैसा लगाता हूँ, यानी ये मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि उससे जो है ना फाइल तेजी से आगे चलती है। तो खैर हम अपने इशू पर वापस आते हैं। तो वो पेश होने जा रहे हैं। अब क्या ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो इश्तिहारी हो चुके थे, पेश नहीं हो रहे थे, अब उन्होंने फैसला किया है। उनका जो बयान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले नैब को उन्होंने कहा था जी कि वो जो केस है लंदन वाला, उसमें मैं डायरेक्ट एक्यूज नहीं था, मेरा बेटा एक्यूज था। तो वो इस तरीके से जी आप उनसे बात करें या अपने को जो सवालात हैं वो मुझे बता दें, मैं बाद में आपको अपने वकला के जरिए जवाब दूंगा। वो ये बातें करके निकल गए थे। अब वो किस तरह निकलते हैं देखें। यानी कि मलिक साहब ऐसे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि पूरा सिस्टम जो है किसी ना किसी जगह पे, यानी कि वो जब पूरा इस तरह लगता है कि सब लोग उनके खिलाफ हैं, वो कोई ना कोई फ्रेंडली कोई रिलेशन उनको मिल ही जाते हैं किसी ना किसी जगह पे। तो ये देखें, ये फिर एक टेस्ट केस है, ओवरऑल अदालत के लिए भी टेस्ट केस है, नैब के लिए भी। हम आगे बढ़ते हैं इस केस से कि मलिक रियाज साहब पे मैं आपको ये एक अहम खबर देता जाऊं कि मलिक रियाज साहब के नैब में जितने भी केसेस हैं उनमें भी दोबारा तेजी आ रही है। जिस तरह वो फाइलें जो है ना उनको पहिए लगाते हैं, इस दफा जो उनके खिलाफ फाइलें पड़ी हुई हैं उनको भी पहिए लगे हुए हैं कि उन पे जो एक तहकीकात हैं वो फिर जोर पकड़ रही हैं और उन पे कई केसेस हैं। यानी कि और उनमें जो अक्सर जो उनके इल्जामात हैं वो ये हैं कि जंगलात की जमीनों पर कब्जे के केसेस हैं। रावलपिंडी बैरिया जो है उसके हवाले से भी जंगलात की जमीनों के कब्जे के केसेस हैं। इसी तरह जो कराची में है वो भी इसी से मिलते जुलते केसेस हैं। ज्यादातर जमीनों पर हैं कि जमीनों पर केसेस हैं, जमीनें इसी तरह काबज हुए हुए हैं, यानी कि इल्जाम है उन पर। और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन और जो उनके नैब में कोई केसेस हैं कोई तकरीबन 4-5 से शायद ही ज्यादा ही हों, यानी कि इससे कम नहीं है। तो उन पर अगले कोई जो 5-6 माह हैं उनके हवाले से कोई उनमें कोई अहम डेवलपमेंट मुतवक्को है। और इसके अलावा एक जो बहुत अच्छी और बड़ी खबर जो है, यानी कि अच्छी तो हर मलिक साहब के लिए नहीं होगी, आप जो लोग हैं आप भी यानी कि मलिक साहब के लिए बड़ा एक नरम गोशा रखते हैं। बहुत सारे लोग जो है नरम गोशा रखते हैं, खास तौर पे जो अहले सरवत हजरात हैं, जो बाइख्तियार हजरात हैं, वो बहुत ज्यादा नरम गोशा रखते हैं। तो वो एक जो उनका आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कराची की जमीनों के हवाले से एक केस था कि जमीनें जो हैं वो कोई कब्जे वगैरह हुए थे तो उन्होंने किए हुए थे, तो उसके हवाले से जो एक 460 अरब का सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि ये 460 अरब रुपया देंगे और इसके बदले इनकी ये सारी चीजें जो है इनको लीगलाइज कर दी जाएंगी। तो जनाब अली मलिक साहब ने वो 460 अरब भी नहीं दिए, उन्होंने देने से इनकार कर दिया हुआ है। मतलब ये है कि उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, ये नहीं है कि कोई सिफर अमाउंट दी है, यानी कि उन्होंने कुछ दी हुई है, आगे उन्होंने हाथ खड़े कर लिया यानी कि मेरे को नहीं जो हूं तुसी कर लो जो करना जे, मैं अब अदालत के रहमो करम पे। लेकिन जो फैसला हुआ था 460 अरब वाला कि ये पे करेंगे, उसमें शेड्यूल भी दिया गया था, तरीकाकार दिया गया था और साथ ये भी था कि अगर वो ये नहीं करते तो इन पर इस केस के हवाले से जो नैब में केस चल रहा है, जो रेफरेंस चल रहा है, उस पे दोबारा नैब काम करना शुरू कर देगा। तो चूंकि मलिक साहब वो देने को तैयार नहीं है तो नैब ने उस पर दोबारा से काम शुरू कर दिया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है कि नैब ने उस पर काम शुरू कर दिया है। अब वैसे वो किस नतीजे पे पहुंचता है, कोई एक नतीजा हिज मरहले में दाखिल होता है या नहीं होता, हमारे यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। जब चीजें चलती हैं तो इसी तरह लगता है जी कि ऐत की नहीं छड़ना, लेकिन कोई ना कोई होता है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मलिक साहब जो है उनको पास पैसे की कौन सी कमी है, अल्लाह ताला ने उनको इतने पैसे से नवाजा हुआ है, तो वो 460 अरब क्यों देने को तैयार नहीं है, ये पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मुझे एक इस पे ना एक बात याद आती है। मैं एक दिन एक आला अफसर के पास बैठा हुआ था तो मैं उनको कह रहा था, मैंने कहा कि मलिक साहब जो हैं ये चाहें तो जितने हर हुकूमत में इनके चाहने वाले होते हैं, यानी कि इमरान खान जो
जैसा बंदा जो कि वो कहते हैं जी कि करप्शन जो है उनको बहुत ही बुरी लगती है, वो भी जो है मलिक साहब के लिए नरम कोशा रखते थे और उनसे बेनिफिट भी लेते थे। उनके साथ कई अपनी हुकूमत में उन्होंने जॉइंट वेंचर भी शुरू किए हुए थे। अभी जो उनके जो जलसे वगैरह होते थे उसके हवाले से भी इतलात आती थी जी कि कोई जो बहरिया वाले हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। तो यानी कि उन्होंने वो जिस हुकूमत में चाहते तो वो कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे कि अपनी चीज़ों को उल्टे सीधे तरीके से जो भी है वो को लीगलाइज करा लेते। वो क्यों नहीं कराया? तो उस बंदे ने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो मुझे नहीं भूलता। उन्होंने कहा जी कि मलिक साहब जो है ना, यानी कि वो बाज़ औक़ात होता है ना, जैसे आपकी एक जिद होती है कि मैं कोई काम जो है ना उल्टे तरीके ना करके वहां सीधे तरीके से तो सब कर लेते हैं। तो शायद ये बात है। और इनकी इसी बात से मुझे एक और वाकया याद आता है, और ये वाकया एक नैब FBR के हवाले से था, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, जो यानी कि हमारा टैक्स का डिपार्टमेंट है। तो उनका एक इंटेलिजेंस का एक शोबा होता है कि जो मुख्तलिफ बेनामी जायदादें या कोई इस तरह के जो फाइनेंशियल क्राइम है और उसमें टैक्स एवेजन उस पर काम करता है। तो वो कोई इंक्वायरी कर रहे थे जिसमें उन्होंने कोई बेनामी कंपनी का सुराग लगाया, कोई और इस तरह की बहुत सारी जायदादों का सुराग लगाया। तो उस दौरान जो है वो एक टैक्स एमनेस्टी आ गई। और ये किस दौर की बात है? ये इमरान खान के दौर की बात है। टैक्स एमनेस्टी आ गई, उन्होंने कहा जी कि आप टैक्स एमनेस्टी ले लें, आपकी ये सारी चीजें लीगल हो जाएंगी, ठीक है, जो यानी कि बेनामी चल रही हैं। और मलिक साहब ने पहले एग्री कर लिया कि मैं जो है ना टैक्स एमनेस्टी ले लेता हूं। और नाजरीन, उस पे वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था कि जिसपे आपको एक बड़ी नॉमिनल फीस जमा करा के एक मामूली टैक्स अदा करके जो 2% से लेके 5% होना था वो करके तो आप वो चीजें लीगलाइज करा लेते। लेकिन वो उन्होंने जब इनको नोटिस भेजा कि आप इतना टैक्स जमा करा दें, जो मेरे ख्याल को करोड़ों में था, अरबों में भी नहीं था, गालबन शायद करोड़ों में होगा, लेकिन अगर अरबों में भी अगर मान लिया जाए फॉर अ मोमेंट के अरबों में था, तो उनकी जितनी जायदादें हैं उनके पास वो काबज हैं या उनके अपने उन्होंने सही तरीके से जिस तरह भी उन्होंने ली हुई हैं वो तो, या जो मुतनाज़ा है तो वो तो यानी कि उसका तो वो खरबों में होंगी। तो खैर उन्होंने मलिक साहब ने वो टैक्स जमा कराने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने वो टैक्स एमनेस्टी भी नहीं ली। ये देखें, एक सिस्टम है कि यानी कि वो एमनेस्टी ले सकते थे, उसको लीगलाइज करा सकते थे, इसके बावजूद उन्होंने नहीं कराया। और उसके बाद आगे एक हमारा बेनामी कमीशन है और उसमें मामला चला गया। उन्होंने उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हुए कि ये बंदा पहले इकरार कर चुका है कि ये मेरी जमीनें हैं या मेरी प्रॉपर्टीज हैं, अब चूंकि इसने एमनेस्टी नहीं ली तो ये इसकी बेनामी डिक्लेयर होगी। और उसमें एक कंपनी थी, एक कंपनी जिसके यानी कि उनमें एक कंपनी की बात कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा कि सिर्फ एक कंपनी थी, उनमें से एक कंपनी जो थी उसके जो असासे थे उनकी मालियत को 300 अरब थी, जो कि एज अ बेनामी कंपनी बैरियर टाउन की काम कर रही थी। और जब उसके हवाले से नोटिस भेजा गया तो इमरान खान के ही जो एक मशीर हैं, यानी कि कोई एहतसाब को जो डील करते हैं, कोई यानी कि कोई इसके मुतलका जो कोई बंदा था, उन्होंने वो आगे जो उनको कोई इस चीज से कोई मेरे ख्याल को मना कर दिया। मुझे एग्जैक्ट उनका आइडिया नहीं है कि कौन से बंदे थे, लेकिन उन्होंने जब इन्होंने नोटिस भेजा बैरियर टाउन को तो उन्होंने कहा जी कि आइंदा इनको नोटिस नहीं भेजना, तो वो मामला उधर रुक गया। ठीक है, तो मलिक साहब जो है बड़े पावरफुल हैं। अब भी लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि ऐद की तो मलिक काबू आए या ऐद की तो मलिक काबू आया है, लेकिन ये है कि जब तक ये एक हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि क्या जो मलिक साहब जो हैं इनको अकाउंटेबल किया जा सकता है या नहीं। तो ये इस दफा भी वक्त बताएगा। ये दरमियान में इस तरह के फेजेस कई दफा आए हैं और गुजर जाते हैं। तो नाजरीन, ये हैं अपडेट। अब नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।